नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम जिन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से जो पहला आर्टिकल है वो हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में है। जो हमारी शैक्षणिक संस्था है उनके बारे में है कि कोविड-19 के चलते हुए अब वो आगे का रास्ता कैसे तय कर सकते हैं और उन्हें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही है। जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है वो गोपाल कृष्णन कमेटी, जो कि नॉन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित की गई है, उसके बारे में बात करता है और कौन कौन से प्रोविजंस है आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी चर्चा करता है ये आर्टिकल। जो तीसरा आर्टिकल है वो हमारी इकोनॉमी को हम कैसे पटरी पर ला सकते हैं, कैसे उसको वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं, हमारे लोअर इनकम ग्रुप को एम्पावर करके, उसके बारे में बात करता है। और अंत में है हमारा न्यूज इन फ्लैश, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में बात करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है, उन्हीं में से एक है हमारा लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि न्याय परीक्षा की जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेस है, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है कि स्पॉट इनमें से किस कारण के लिए समाचार में आया हुआ है। जो हमारा ऑप्शन पहला है वो है कि ये एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है। जो ऑप्शन बी है वो ये है कि एक पोटेंशियल कोविड का वैक्सीन है। ऑप्शन सी है कि एक ऐसा रोबोट है जो कि कोविड-19 के सिम्टम्स का या साइंस का पता लगाता है। या ऑप्शन डी, ये एक सीरोलॉजिकल मेथड है कोविड के लिए। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि कोविड-19 की महामारी ने हमें अपनी शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प और पुनर्गठन करने के लिए मजबूर किया है। इस दिशा में तरीकों और चुनौतियों पर चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो हम हमारे पहले आर्टिकल पे आते हैं आज के, जो कि हमारे शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रणाली और कोविड-19 के बारे में बात करता है। तो कोविड-19 के चलते हुए हमको शुरुआत में ये लगा, हमको मार्च अप्रैल के महीने में ये लगा कि थोड़े समय की बात है और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ही वही से अफेक्ट हो गए। और हो सकता है कि सारी क्षेत्रों में इसका प्रभाव ना देखने को मिले, पर आज पांचवा छठा महीने होने आया है, लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि इसका प्रकोप सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था पे नहीं, उससे जुड़े हुए सारे सेक्टर्स के लिए, हर किसी की लाइफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोविड-19 के चलते हुए अफेक्ट हुई है। उन्हीं में से एक है हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री, हमारा शिक्षा प्रणाली, हमारे शिक्षा संस्थान, ये इससे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं लॉकडाउन के चलते हुए। तो यहाँ पे राइटर ने एकेडोनॉमिक्स की बात की है। ये एकेडोनॉमिक्स होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि डिमांड्स को बैलेंस करते हुए जो हमारे संसाधन है उसमें ही उपलब्धता करवाना, मतलब बैलेंसिंग डिमांड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये होता है इकोनॉमिक्स। तो कैसे आप आपके शिक्षा संस्थान, कैसे जो डिमांड्स है उसको बैलेंस करते हुए उनके पास में जो पहले से संसाधन मौजूद है उसकी किस प्रकार से उसकी उपलब्धता करवाते हैं। तो इसकी महत्वता क्यों है, इसकी रिलेवेंसी क्यों है? तो कहीं ना कहीं आज के दौर में जो हम वर्क फ्रॉम होम के एक मोड पर आ गए हैं, तो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो भी ऑनलाइन आ गया है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बच्चों की कॉलेज स्कूल सबकी क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चालू हो गई है। तो इसीलिए इसका रिलेवेंसी काफी बढ़ जाता है और ये कहीं ना कहीं हमारी जो एक लर्निंग प्रोसेस थी, एक शिक्षा देने की हमारी पद्धति थी, उसमें एक बहुत बड़ा ये बदलाव लाता है। उसके साथ में जब हम भारतीय संस्थानों और वेस्टर्न जो हमारे पश्चिमी संस्थान है, शिक्षा संस्थान, उनको अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसके एक एप्लीकेशन में, इसको एक जो वास्तविकता देने में, इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कतें फेस करने को दिख रही है। तो अगर हम जो हमारे पश्चिमी संस्थान है, जैसे यूएस और यूके के संस्थान है, हार्वर्ड, अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात कर ले, तो इनके पास में हमेशा से एक बफर फंड रहता था। एक फंड रहता था जो कि वो फेलोशिप के, जो कि फेलोशिप के लिए काम में आता था, या और दूसरे कामों में वो यूटिलाइज किया जाता था। तो आज वही जो उनके पास में बफर फंड्स थे, उस बफर फंड्स को वो उनकी ट्यूशन फीस को सब्सिडाइज करने में मदद कर रहे हैं। तो जैसे आज जो आर्थिक स्थिति है वो सिर्फ देशों की नहीं, वो हर एक इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति की अफेक्ट हुई है। तो कैसा वो व्यक्ति उसकी शिक्षा को स्पॉन्सर करेगा, कैसे वो अपनी शिक्षा की जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करेगा,
तो उसके लिए ट्यूशन फीस में सब्सिडी देने को मिल रही है वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स में। वही वही हम भारतीय इंस्टीट्यूशन और शिक्षण संस्थानों की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई फंड था ही नहीं। बहुत कम जगह हमको फेलोशिप और स्कॉलरशिप का एक उदाहरण देखने को मिलता है। सरकारी संस्थानों में मिलता है सरकार के द्वारा, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो एक बफर अमाउंट होना चाहिए था उसमें कमी है। उसके अलावा वेस्टर्न जो संस्थाएं हैं, हमारे जो पश्चिमी जो संस्थाएं हैं पश्चिमी देशों की, उनमें ये देखने को मिलता है कि उनका एक बहुत बड़ा एलुमनी बेस होता है। जो छात्र उनके यहाँ से पढ़ गए हैं, उनको उस महाविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से सहायता मुहैया कराई, सिर्फ शैक्षणिक रूप से नहीं आर्थिक रूप से भी, वो जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो वो उसे वही लौटाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो परंपरा है, वो हमारे एक जो कल्चर देखने को मिलता है वो सिर्फ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स में दिखता है। इसकी कमी हमारे भारतीय एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है। तो एक चीज ये देखने को मिली है कि हमने एक ड्यूअल मोड ऑफ लर्निंग के ऊपर हम अभी स्विच होने के लिए मजबूर हो गए हैं। बात की गई है कि हाँ, शिक्षा संस्थान ओपन होंगे, बच्चों को वापस बुलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो 50% पे ही चालू करने की बात की गई है कि आप उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आप पढ़ाई है। तो इससे कहीं ना कहीं एक ड्यूअल मोड ऑफ लर्निंग पर हम स्विच करने को मजबूर है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे शैक्षणिक संस्था है उनका खर्चा बढ़ने की आशंका है। क्योंकि हमारा जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत हमारी जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन मोड वाली थी। तो देखते हैं कि इससे कॉस्ट हमारा जो है वो कहाँ कहाँ बढ़ने की आशंका है। तो सबसे पहले जो आईटी कॉस्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, वो बढ़ेगा ही। आपको इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको आपका नेट का ब्रॉडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा कि आप बड़ी चीजों को भी एग्जीक्यूट कर पाए। उसके साथ में न्यू हायरिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमारे पास हम प्रोफेशनल्स भी चाहिए। उसके साथ में जो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, उनकी संख्या बढ़ाने जाने की आवश्यकता है, जिन्हें हम MOOC भी कहते हैं। इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ में हमको एक स्टूडियोज, जो जैसे फिल्म बनाने के स्टूडियोज रहते हैं, वैसे हमको एक जो एजुकेशनल स्टूडियोज बनाने की जरूरत है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाने की जरूरत है, जहां आप जाके अपने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करें और बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए, जहाँ पे नेटवर्क एक इंटरनेट जो है आपका एक हाई ब्रॉडविड्थ का हो। उसके साथ में वर्चुअल लेबोरेटरीज क्रिएट करने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ हमने ये एक मान लिया है कि हमारी जो फैकल्टीज है वो इक्विप्ड है और वो ऑनलाइन टीचिंग दे सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है क्या? नहीं। जो मिलेनियल पॉपुलेशन है, जो हमारे नए युग के जो न्यू न्यू प्रोफेसर है, टीचर्स है, फैकल्टीज है, उनको तो कहीं ना कहीं इससे समस्या इतनी देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जो हमारे पुराने टीचर्स है, जिनके लिए टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक जरूरत ये भी है कि हम उनको एक ट्रेनिंग दे, तो फिर उनको ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ भी एक खर्चा, एक कॉस्ट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पूरे शैक्षणिक पद्धति में, प्रणाली में। तो सबसे पहले तो ये जरूरत है कि सरकार और बैंक की तरफ से एक सॉफ्ट लोन्स मिले स्टूडेंट्स को। सॉफ्ट लोन्स बहुत कम इंटरेस्ट पे और छोटे अमाउंट का लोन होता है, जो कि उनको सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं, उसके साथ में नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी मिले, जिससे वो अपनी शिक्षा जारी रख सके। क्योंकि इस पीरियड में जब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेजेस और विद्यालयों में हैं, तो यहाँ पर जरूरत है कि जब हम हमारी स्थिति सुधरे तो हमारे पास में एक ऐसा वर्कफोर्स, ऐसा एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स आए जो कि इक्विप्ड, स्किल्ड और नॉलेजेबल हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं कि ये लॉकडाउन को हमको एक हमारा नॉलेज बेस बढ़ाने की लिए एज ए टूल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर दूसरा, अगर हम रिफॉर्म देखें तो राइटर ने ये बताया है कि हमारा जो फी स्ट्रक्चर है उसके साथ हमको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप फी स्ट्रक्चर, उसका फी हाइक करोगे सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट को सरवाइव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट गिव अप कर देगा वहां से, और आपके पास में जितने स्टूडेंट्स है वो भी कम होते जाएंगे। फिर आपके पास, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास में जितना फंड जमा हो रहा है वो तो और कम हो जाएगा। उसके साथ में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता है, राइटर ने ये कहा है इंस्टीट्यूट्स को भविष्य में। क्योंकि हमको नहीं पता कि कब कैसी स्थिति आ जाए। जैसे अभी का स्थिति एक बहुत बड़ा उदाहरण था।
तो उनको एक स्वायत्तता, एक जो वित्तीय स्वायत्तता देने की बात की गई है। उसके साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको एज अ कॉर्पोरेट बॉडी ट्रीट करने की और समझने की यहाँ पर जरूरत है। हाँ, कॉर्पोरेट बॉडी, ऐसा कॉर्पोरेट बॉडी नहीं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे चले, लेकिन एक स्मॉल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे हमको उन्हें अलाउ करने की आवश्यकता है। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देते हैं, डेटा एस कॉमर्स। अब हमने जिन आर्टिकल्स की अभी तक की बात करी थी पिछले हमारे वीडियोस में, हमने उसमें जो प्राइवेट डेटा थी उसको सिक्योर करने की, उसकी प्राइवेसी की बात की गई थी। लेकिन एक और इसका आयाम निकल के आता है जब हम नॉन पर्सनल डेटा की बात करते हैं। तो नॉन पर्सनल डेटा जो है, राइटर ने यहाँ पर इसके जिस्ट में ये बताया है कि ये पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ये अवेलेबल होना चाहिए। तो देखते हैं ये समाचार में क्यों है। तो जो क्रिस गोपाल कृष्णन है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, गोपाल कृष्णन कमेटी के नाम से। क्रिस गोपाल कृष्णन जो है वो इन्फोसिस के को फाउंडर थे। उनके को फाउंडर में से तो आप समझ सकते हैं कि इनका आईटी से कितने पहले से जुड़ाव है। तो इसका गठन सितंबर 2019 में किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य में जैसे मैंने बताया कि नॉन पर्सनल डेटा के लिए था। उसके साथ में कहीं ना कहीं एक ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर करने का उन्हें कहा गया, एक ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का उनको कहा गया जो कि एक वाइड शेयरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इन सोसाइटी को करे, जो इसका एक शेयरिंग जो है, इसकी उपलब्धता जो है वो समाज के लिए कैसे बन सकती है, उससे जुड़े हुए एक रिपोर्ट, एक ड्राफ्ट, एक कानून की और कदम बढ़ाए। तो अभी अभी अगस्त 13 तक जो सुझाव थे पब्लिक के द्वारा वो लिए गए। तो देखते हैं और आर्टिकल में क्या क्या चर्चा की गई। तो राइटर ने बताया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं कॉमन गुड के लिए। मतलब कॉमन गुड से यहाँ पे मतलब है कि एक सर्वसाधारण हित के लिए हम इस नॉन पर्सनल डेटा को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस लिए इसका कदम उठाया गया था, रिपोर्ट का उद्देश्य ये माना गया था कि हम एक ऐसा कंसेप्चुअल लीगल बेसिस तैयार करें डेटा शेयरिंग के लिए। एक हम ऐसा ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट्स करें कि जैसे कुछ ही कंपनी के बाद में लिमिट रहता है तो ये सबके पास में जाए। उसके बाद में एक नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी का गठन करने की भी बात की गई है। जब, क्योंकि डेटा आज एक महत्वपूर्ण स्फेयर है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे कहा गया है कि ये आज के दौर का एक करेंसी है। तो यहाँ पर ऐसी एक अथॉरिटी बनाने की जरूरत है जो इसको एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल करे, इसको रेगुलेट करे। उसके साथ में कहीं ना कहीं ये बात की गई कि अभी जो कंपनीज है उनके पास में जो डेटा है वो उनकी मोनोपोली बन के ना रह जाए, ये सबको अवेलेबल रहे। तो कहीं ना कहीं इसका डिजिटल एलिमेंट से सेपरेट करने की उसको बात की गई है। उसके बाद में हमको जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नेचर ऑफ डेटा को समझने और रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी नॉन पर्सनल डेटा को एज अ कॉमन गुड होना चाहिए। उसके साथ में जैसे मैंने बताया कि इसका एक वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी होना चाहिए। और इसके साथ में उद्देश्य एक ये भी था उसका कि जो भी डुप्लीकेशन होता है, जैसे एक ही डेटा अब हर कंपनी बार बार कलेक्ट कर रही है तो वो गलत है, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का वेस्टेज है। पब्लिक रिसोर्स हो गया या हमारा आईटी रिसोर्स हो गया, उसका एक वेस्टेज होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री बेसिस पे या अर्थव्यवस्था के बेसिस पे देखें तो ये वेस्टेज कम करके हम हमारा प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा जो आज का तीसरा आर्टिकल है वो वाइडनिंग कंज्यूमर बेस की बात करता है और डायरेक्ट स्पेंडिंग। ये कल आपको पता है जैसे अर्थव्यवस्था के आंकड़े आए, तो अर्थव्यवस्था के आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, ऋणात्मक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो इसको कैसे सुधार सकते हैं, राइटर ने इसकी बात की गई है। तो जो अभी एक स्लो डाउन आया है, राइटर ने बताया है कि ये छोटे मोटे ट्रांसफर से या छोटी मोटी मदद से ये जो एक स्लो डाउन है, जो एक गड्ढा बन गया है, जो हमको एक कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला है, उससे इतना ज्यादा उस पर असर नहीं मिलेगा। तो अगर हम सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म वृद्धि की ओर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमको हमारा जो लोअर और मिडिल इनकम कंज्यूमर है उसको हमको एम्पावर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर हमको एक जानने की जरूरत है कि कम से कम
56 से 57% जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हमारे जीडीपी का एक बड़ा सा, जीडीपी में सबसे बड़ा भाग जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में है, जो 56 से 57% होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या, जैसे मैं और आप जो खर्च करते हैं वो रहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर राइटर ने कहा गया है कि अगर आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा के ही आपका जीडीपी ऊपर जा सकता है, उसके लिए जरूरत है कि लोअर और मिडिल इनकम जो कंज्यूमर्स हैं आप उनको एम्पावर करें, ठीक है, आप उनकी स्थिति मजबूत बनाए तो वो खुद ब खुद खर्च करेंगे, उससे जीडीपी हमारा ऊपर जाएगा और अर्थव्यवस्था को एक मदद मिलेगी। तो हमेशा पॉलिसी का फोकस जो था वो रिलीफ की ओर हो गया, आपने रिलीफ मुहैया करें, आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर रिबिल्ड और रिकवर करने का प्लान बनाने की जरूरत है। तो रिबिल्ड करिए, और आप रिकवर कैसे कर सकते हो, तो आप एम्पावर कर को रिबिल्ड कर सकते हो और उससे आपकी अर्थव्यवस्था का एक रिकवरी प्लान बन सकता है। तो अगर हम थोड़े से आंकड़ों की तरफ देखें तो एक आंकड़ा आता है एनएसएसओ का, जो 68th राउंड कंजम्पशन सर्वे है वहां से, कि जो 20% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया accounted for 44% of discretionary consumption और 45% of all consumption। जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो 44%, हमारे जो 20% अर्बन पॉपुलेशन है वहां से आता है, और जो हम पूरा कंजम्पशन देखें तो उसका 45% आता है हम 20% अर्बन पॉपुलेशन की द्वारा। तो कहीं ना कहीं स्टडी और वेल पेड एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है, जो कि बॉटम और मिडिल सेगमेंट से आता है हमारे। जो दूसरे बिंदु की बात की गई है वो है कि 40% ऑफ रेगुलर वर्क फोर्स इन वेज एंड सैलरी कैटेगरी डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो 24% जो पॉपुलेशन है वो वेज और सैलरी कैटेगरी में आते हैं। अब इन वेज और सैलरी कैटेगरी जो 24% अकाउंट करता है टोटल ऑक्यूपेशन का, टोटल व्यवसाय का, तो उसमें से जो 40% है उस वो ऐसा वर्ग है जिनके साथ में कोई रिटर्न अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसकी पेड लीव्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये पीएलएफएस जो 2018-19 की रिपोर्ट है उससे ये आंकड़े सामने आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा है तो उनको नौकरी तो होगी, लेकिन जिस स्थिति में अर्थव्यवस्था को एक कॉन्ट्रैक्शन या डिमांड में कमी आती है तो इन्हीं लोगों की नौकरी सबसे ज्यादा खतरे में पड़ती है, और यही वो सेगमेंट है जो लोअर और मिडिल इनकम कंज्यूमर हम जिन्हें मानते हैं। तो यहाँ पर उनको एम्पावर करने की और राइटर ने ध्यान दिलाया है। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि 50% जो नॉन एग्रीकल्चर फोर्स है एंड 35% ऑफ अर्बन वर्क फोर्स वो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज है, उससे जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा 50% ऐसा वर्कफोर्स रूरल का जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में नहीं है, और अर्बन का तो ये जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसका तो 35% होता है। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल एरिया से कंस्ट्रक्शन वाला, जैसे कल के आंकड़ों से आपको याद होगा कि यहाँ पर -50% हम नीचे गिरे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इन क्षेत्रों पर फोकस करें। तो इन क्षेत्रों पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको लेबर रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स उसके साथ में लाने चाहिए, उसके साथ में जो जो अप्रूवल पद्धति है उसको सुधारने की जरूरत है, उसके साथ में कहीं ना कहीं जो कंप्लायंसेस होते हैं उनको कम करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ जो स्पेंडिंग है हमारा, जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको बढ़ाने की जरूरत है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारे महत्वपूर्ण समाचार कौन कौन से है। तो ये समाचार नेवल ड्रिल से रिलेटेड है। एक सैन्य अभियान होना था अंडमान सी के पास में, अंडमान सी में, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसके पास में था। ये रशिया के साथ में हम करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े समय के लिए होल्ड पे चला गया, सस्पेंड के लिए चला गया। तो इस नवल एक्सरसाइज का इस जो सैन्य अभ्यास था, जल सैन्य अभ्यास था, उसका नाम था इंद्रा 2020। और अभी अभी एक और सैन्य अभ्यास था, मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास, जो कि रूस में होने वाला था,
कवकस 2020 उससे भारत ने अपने हाथ पीछे ले लिए, विड्रॉ किया है। तो उसके चलते हो सकता है कि अभी कवकस एक और उसके बाद में इंदिरा 2020 कुछ टाइम के लिए सस्पेंड होता है। आगे देखते हैं कि ये कितने टाइम तक होल्ड पे रहता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा समाचार आ रहा है वो रोबोट एक कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बनाया गया है जिसका नाम है स्पॉट। ये बॉस्टन डायनेमिक्स जो कि एमआईटी शिक्षण संस्था जो है यूएस का उसके द्वारा बनाया गया है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं उनका साइन देखे वो, जो उनके सिम्टम्स रहे उनके बारे में पता लगाए और जांच करे। तो ये क्या-क्या देखेगा? ये बॉडी टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट भी देखेगा, पल्स रेट देखेगा, उसके साथ में जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है उसके को देखेगा। तो अभी हम देखते थे कि टेम्परेचर के लिए एक मशीन होती थी, फिर उसके बाद में हम पेशेंट से पूछते थे कि आपको ये समस्या तो नहीं है, ऑक्सीजन चेक करने के लिए अलग मशीन है। तो अब एक ऐसा रोबोट तैयार हो गया जो ये सारी चीजों की खुद ही जांच कर लेगा और ये साइन अगर कोई सिम्टम्स दिखता है तो खुद ही पता लगा लेगा। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइफ, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो डायरेक्ट अफेक्ट होते थे इससे, उनको ये बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो हम देखते हैं कि विज्ञान कैसे हमारी लाइफ आसान बनाता है। चलिए, आज का विश्लेषण जो है हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।